हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। हमने स्टार्ट कर लिया था पेपर नंबर 2 व्हिच वाज मोस्ट अवेटेड लेक्चर एंड इट वाज रिक्वेस्टेड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स की लेक्चर 2 पेपर 2 करवा दीजिए स्टार्ट। तो पेपर 2 का हमने स्टार्ट किया था, हमने बेसिक कांसेप्ट समझ लिए थे, नेचर एंड स्कोप हमने किया था। आज हम करने वाले अपना लेक्चर 2। जी, हम करेंगे लेक्चर नंबर 2। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम ऑल्टरनेटिव डेज पे करने वाले हैं, बट आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीक हम ये भी रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। थिंग्स आर गेटिंग सेटल डाउन। मेरे को थोड़ा एक होता है ना कि मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, दोनों ही रेगुलर बेस पे स्टार्ट कर देंगे, पेपर 1 और पेपर 2। एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि पेपर 1 के पेपर 2 जो अभी हम चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसका जितना भी कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक, उसमें से जो जो पास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे हम उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसी दिन मैं लाइव ट्रायल भी कर लूंगी, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस करनी होगी तो मुझे लाइव जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता। तो हम करेंगे लाइव जाने का ट्रायल एंड रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे हम, जो भी इस वीक में हो गया। सो प्लीज दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट साथ साथ कर लीजिए कवर, है ना, साथ साथ कवर कर लीजिए। 2-3 दिन लगेंगे, बट उसके बाद क्या होगा, हम रेगुलर अपने फॉर्म में आ जाएंगे, स्पीड हो जाएगी, फिर हमारी अच्छे से करेंगे। स्पीड का मतलब ये नहीं है भगाना है, खत्म करना है, नहीं, अच्छे से करेंगे, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस हम करना स्टार्ट कर जाएंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपना स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कंसेप्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या, और हमने देख लिया था नेचर एंड स्कोप देख लिया था हमने। आज हम करने वाले हैं कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू द ओबी फील्ड। मतलब ऐसे कौन कौन से डिसिप्लिन हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज ऑफ स्टडी हैं जो कि ओबी फील्ड में काम आने वाली हैं। ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ विजुअलाइजेशन कीजिए। ऐसी कौन कौन सी फील्ड है, ऐसे कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड में काम आएंगे। समझ में आया, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब हम ये देख रहे हैं कि ओबी को समझते हुए, ओबी को डिफाइन करते हुए कौन कौन सी चीजों को कंसिडरेशन में लेना है, ऐसे कौन कौन से फील्ड्स हैं, ऐसे कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज एन अप्लाइड बिहेवियर। मैंने आपको बताया था दिस इज एन अप्लाइड बिहेवियर साइंस। साइंस का मतलब क्या है, कोज एंड इफेक्ट उसको पता हो, बट उसको अप्लाई करना अपने हिसाब से मोल्ड करके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अप्लाइड साइंस। उसको अप्लाई करने में क्या चाहिए, आर्ट चाहिए। यू कैन नॉट अप्लाई एज इट इज। ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि ये स्टडी इंडिविजुअल पे हो रही है, और इंडिविजुअल के ऊपर बिल्कुल एज इट इज सारे इंडिविजुअल सेम रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हर इंडिविजुअल के नेचर के हिसाब से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिस इज एन अप्लाइड साइंस। ये कोई थिंग्स पे नहीं अप्लाई हो रहा है कि कोज इफेक्ट, जो कोज आएगा उसी का इफेक्ट हर बंदा देगा, नहीं। जिस पर्सन का जैसा नेचर है वो अपने हिसाब से रिएक्ट करने वाला है, इसलिए हमें इसको मोल्ड करके इन आर्टिस्टिक फॉर्म हमें अप्लाई करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अप्लाइड साइंस, बिल्ट ऑन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम नंबर ऑफ बिहेवियर डिसिप्लिन। ये जो अप्लाइड साइंस इसको बोला गया है, वो किस बेस पे बोला गया है, वो किसी एक पर्टिकुलर बेस पे नहीं बोला गया है। उसके लिए बहुत सारे नंबर ऑफ बिहेवियर डिसिप्लिन है, जिसके बेस पे उसको ये बोला गया है कि ये अप्लाइड साइंस है। क्या क्या है, नंबर 1 डिसिप्लिन इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है। फिर है सोशल साइकोलॉजी, एक है सोशियोलॉजी, एक है एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान दीजिए, एक एक को अभी हम डेप्थ में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, साइकोलॉजी, फिर क्या है सोशल साइकोलॉजी, फिर क्या है सोशियोलॉजी, दिस एंड दिस एंड दिस एंड देन दैट। अब क्या है, देखेंगे हम किस चीज से क्या बना हुआ है। सबसे पहले हम डेप्थ में स्टडी किसकी करने वाले हैं, साइकोलॉजी की हम डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। साइकोलॉजी का देखो मतलब क्या है, अगर हम साइंटिफिक मतलब देखें साइकोलॉजी का, अगर हम साइंटिफिक मतलब देखें साइकोलॉजी का, तो उसका क्या है, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर।
साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना हम, है ना, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हमारे माइंड एंड बिहेवियर को जज करते हैं और हमें एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, सो दैट हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ सके। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, नॉट ओनली माइंड, क्योंकि माइंड के हिसाब से ही बिहेवियर, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है तभी मैं बाहर उस हिसाब से रिएक्ट करूंगी, तो माइंड के हिसाब से क्या बना? बिहेवियर। साइकोलॉजी किससे स्टडी, किसको स्टडी कर रहा है? फटाफट से रिपीट कीजिए। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, कोई ऐसे स्टडी नहीं हो रहा है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ किसका? माइंड एंड बिहेवियर का। किसका? माइंड एंड बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी। इट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर। आप किसी अगर साइकोलॉजिस्ट को आपने देखा, वो पहले आपको समझेगा, क्यों ऐसे समझेगा? आपसे पूछता है वो, फिर वो जज करता है कि किस लेवल का बिहेवियर इसका है, किस लेवल पे जा रही है प्रॉब्लम। सेम एज ये पहले मेजर करेगा, फिर उसको एक्सप्लेन करेगा आपको, एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस, वो बिहेवियर को चेंज भी करवाता है। आपको कहता है ना कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको इस रास्ते जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो उससे क्या होगा? माइंड चेंज होगा। क्या होगा? देखो, सबसे पहले साइकोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी साइंटिफिक स्टडी है? क्वेश्चनेबल माइंड रखोगे तो आगे की एक्सप्लेनेशन अपने आप बनती जाएगी। साइंटिफिक स्टडी किसकी है? माइंड एंड बिहेवियर की है। इट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर। डॉक्टर क्या करता है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो क्या करते हैं? मेजर करेंगे पहले आपकी प्रॉब्लम को, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा ऐसा है, फिर आपका चेंज भी करवा देंगे, क्योंकि अगर आपकी मेंटल सिचुएशन ठीक हो गई तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। Those who have contributed to the knowledge of, who have contributed to add the knowledge of OB, वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने क्या किया है? कंट्रीब्यूशन किया है ओबी की नॉलेज को बढ़ाने में। ऑल लर्निंग थ्योरिस्ट, जितने भी थ्योरिस्ट हैं वो लर्निंग थ्योरिस्ट हो गए ना, वो क्योंकि लर्न कर रहे हैं, उन्होंने पहले बिहेवियर को लर्न करा फिर थ्योरीज दी, तो इसलिए इनको बोलते हैं लर्निंग थ्योरिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कौन से हैं? इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी भी अलग अलग टॉपिक्स में होती है। जिन्होंने ओबी को स्टडी किया, ओबी के रिगार्डिंग हमें थ्योरीज दी, वो साइकोलॉजिस्ट कौन से थे? वो थे इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई एम गिविंग माई 100%, जस्ट यू मस्ट ऑल्सो गिव योर मोर देन 100% सो दैट इट कैन फिट इट इनटू योर माइंड। ठीक है, चलिए हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले साइकोलॉजी क्या होता है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये माइंड एंड बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी है। साइकोलॉजी से आपको समझ में आ गया होगा, बट ये क्या करता है? इट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर। तो अब वो कह रहा है जिन्होंने ओबी से रिलेटेड लर्निंग थ्योरीज दी हैं, वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? वो थे इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। जिन्होंने ये थ्योरी दी है वो कौन थे? इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। चलिए, ये अगर बुक में मैटर को प्रिंट किया जाए, इट्स वेरी शॉर्ट, बट ये आपको नोटबुक में लग रहा है, हैंड रिटन में लग रहा है कि ज्यादा है। तो आई वॉन्ट कि एक बार डेप्थ में कीजिए। जब हम होल सिलेबस कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में कुछ की पोर्शन रह जाएगा जो कि रेलेवेंट होगा फॉर योर एग्जाम। देखिए, मेनी ऑफ द थ्योरीज डीलिंग विद द पर्सनैलिटी, एट्रीब्यूट, लर्निंग, मोटिवेशन, स्ट्रेस हैव बीन अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? बिहेवियर को तो स्टडी कर रहे हैं और वो बिहेवियर इंडिविजुअल का है। नॉर्मल बिहेवियर भी तो हम ह्यूमन बींग्स में तो स्टडी करते हैं ना। तो ये बोल रहा है बहुत सारी थ्योरी जो कि नॉर्मल लाइफ में अप्लाई होती हैं। कौन कौन सी? पर्सनालिटी, एटीट्यूड, हम पढ़ेंगे, लर्निंग, मोटिवेशन, स्ट्रेस, ये सारी ओबी में भी अप्लाई की गई हैं टू अंडरटेक द वर्क रिलेटेड फिनोमिना, ताकि आपको पता चल लग जाए वर्क रिलेटेड फिनोमिना क्या है, क्या हो सकता है। देखो, नॉर्मल लाइफ में क्या हो सकता है? मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो मैं स्ट्रेस्ड आउट हो जाऊंगी, बट ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे रिप्लेस हो जाएगा? जॉब स्ट्रेस चल रहा है, अगर स्ट्रेस चल रहा है, हमें ओबी में ये थ्योरीज क्यों अप्लाई करनी है?
साइकोलॉजी वाली, सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट को समझ पाओ, कमिटमेंट, टर्नओवर, वेलबींग, जॉब सेटिस्फेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स जो उसमें काम कर रहे हैं वही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्पफुल है, उन्हीं के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट, अर्ली इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी स्टडीड द प्रॉब्लम ऑफ वर्किंग कंडीशन। देखो जो स्टार्टिंग के थे ना, जो स्टार्टिंग में थे आए थे इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया था, प्रॉब्लम समझी थी वर्किंग कंडीशन, बोर्डन दैट अफेक्ट द वर्क परफॉर्मेंस। देखो मैं अगर साइकोलॉजिस्ट हूं तो मुझे समझना पड़ेगा सामने वाले के बिहेवियर, अब उसमें भी अपग्रेडेशन होती रहेगी। ये कह रहा है जो स्टार्टिंग के टाइम पे आए थे ना इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम से समझा था एनवायरमेंट को, उन्होंने समझा था कि वर्किंग एनवायरमेंट की कंडीशन क्या है, बोर्डम वगैरह तो नहीं हो रही है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिविजुअल के एफिशिएंसी को इफेक्ट कर रही हैं। क्यों हम इंडिविजुअल की स्टडियां क्यों कर रहे हैं, क्या उसकी पर्सनल लाइफ सुधारने के लिए, नहीं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो स्टार्टिंग में आए साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, एनवायरमेंट में ये समझा ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस पैदा हो सकती हैं जो इनके माइंड को इम्पैक्ट करे, अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट करे। अगर आपने लेक्चर 1 देखा है ना तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका गोल क्या है। गोल अल्टीमेटली वो नहीं भूलना है हमने, साइकोलॉजी में घुस गए तो हमने नॉर्मल लैंग्वेज नहीं लिखनी है, हमने अपनी साइकोलॉजी को लिंक करना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, चलिए रिसेंटली देयर कंट्रीब्यूशन, शुरू में तो उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम्स को समझा, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वर्क कंडीशन को लेके जिससे कि एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है। बट जो रिसेंटली स्टडीज हैं उन्होंने क्या की है, अपनी जो स्टडी है वो एक्सपेंड कर दी है। कहाँ एक्सपेंड कर दी है, लर्निंग परसेप्शन, कि कोई इंडिविजुअल है, पहले तो उन्होंने सब ये देखा कि कुछ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ऊपर ऊपर से, अब कहां तक पहुंच गए कि हो सकता है एनवायरमेंट ठीक हो बट आपने जो इंडिविजुअल हायर किया है उसका माइंड इतना कैपेबल ना हो जिस काम पे आपने उसको बिठा दिया, तो उसकी लर्निंग परसेप्शन भी देखनी पड़ेगी, उसके इमोशंस भी देखो। सामने से तो सब सही है बट हो सकता है उसकी फीलिंग्स कुछ अलग हो, वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो ये वाइडर हो गया, आज का जो स्कोप हो गया वो वाइडर हो गया। रिसेंटली उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे पहुंच गया, लर्निंग परसेप्शन भी और इमोशंस भी, लीडरशिप, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें और ऐड कर दी गई। पहले क्या देखते थे, सिर्फ हम एनवायरमेंट चेक करते थे कि इस एनवायरमेंट में क्या क्या दिक्कत हो रही है, अभी क्या हो गया, अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया हो साइकोलॉजी। ठीक है, देखो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इट्स पॉसिबल कि मैं आपको बार बार बट इसमें आपको खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो प्लीज विजुअलाइज करके कीजिए। अगर थ्योरी को लर्न करना है तो देयर इज ओनली वन मेथड जिससे आप इजीली लर्न कर सकते हो, दैट इज विजुअलाइजेशन। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ अपने माइंड में एक ऑर्गेनाइजेशन की पिक्चर लेकर आओ, सोचो वैसा वैसा हो रहा है, ऑटोमेटिकली आपको लिखने के टाइम पे वो पिक्चर्स याद आने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ा सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी इज द मिक्सचर ऑफ द साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो पहले हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी। चलो सोशियोलॉजी क्या कहता है, सोशियोलॉजी कह रहा है वाइल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल, साइकोलॉजी किस पे फोकस कर रहा था, एक इंडिविजुअल के माइंड, उसके बिहेवियर पे, बट सोशियोलॉजी किस पे बिहेव करता है, सोशियोलॉजी किससे डील करता है, सोशल, नाम से क्लियर है, जो एनवायरमेंट है आसपास, स्टडीज द पीपल इन रिलेशन टू देयर सोशल एनवायरमेंट। अगर मैं अपने खुद की इंडिविजुअल की कोई स्टडी कर रही हूँ दैट इज साइकोलॉजी, बट अगर मेरे आसपास की एनवायरमेंट की स्टडी हो रही है, उन लोगों की स्टडी हो रही है जो मेरे आसपास के एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द सोशियोलॉजी। क्योंकि सोशल लेवल पे क्या क्या मेरे मेरे कंटेक्स्ट में मेरे आसपास आ रहा है डेली, उसमें तो उसकी स्टडी करना ही सोशियोलॉजी। एनवायरमेंट भी हो सकता है सोशल एनवायरमेंट, और कल्चर भी, आसपास के लोग कैसे हैं,
सोशियोलॉजिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओबी। अब ओबी को लिंक करेंगे, पहले हम हर चीज का जर्नल मीनिंग समझ रहे हैं, फिर हम लिंक कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट के साथ। सोशियोलॉजिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओबी, सोशियोलॉजिस्ट ने ओबी को कंट्रीब्यूट कैसे किया? थ्रू द स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। एक बात बताओ, क्या एक अकेला पर्सन सोसाइटी बना सकता है? नॉट पॉसिबल। सोसाइटी बनाने के लिए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो थे जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओबी को कंट्रीब्यूट कैसे किया? ग्रुप के बिहेवियर को समझ के, ताकि इन अ ग्रुप, हो सकता है मैं एज एन इंडिविजुअली कुछ और रिएक्ट कर रही हूँ, बट अगर मैं सोशल एनवायरमेंट में हूँ तो कुछ और। आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ लोगों के टू फेसेस होते हैं, आपसे कहते हो ना, टू फेसेस पीपल आर वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनल लेवल पे जो बिहेवियर है वो अलग है, और सोशली उनकी जो इमेज है वो डिफरेंट है। तो हमें सोशियोलॉजी में सोशल लेवल पे स्टडी करना है। सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया? दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू ओबी थ्रू द स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलरली क्या? पर्टिकुलरली फॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। पर्टिकुलरली किसका किया उन्होंने? जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो सोशल तरीके से कुछ और है, इंटरनली कुछ और चल रहा है। पर है मोस्ट इंपोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट थे, दे हैव स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है? क्या वहां सारे त्योहार मनाए जाते हैं? लोगों को क्या आपस में क्या कहते हैं, अच्छी वो वाइब दी जाती है कि अच्छे से काम हो सके? ऑटोक्रेटिकली ट्रीट तो नहीं किया जा रहा, गंदे से ट्रीट किया जा रहा हो, बट किसी की मजबूरी में बंदा काम कर रहा हो, है ना? तो उन्होंने क्या किया? मोस्ट इंपोर्टेंटली साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया? दे हैव स्टडीड द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि कल्चर क्या है, उसके अंदर इंडिविजुअल है ना, आपस में उनका कल्चर कैसा है, फॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ठीक है, पावर किसको कितनी है, क्योंकि जिसको पावर है वो पूरे ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। अगर मैनेजर के पास सारी पावर है तो छोटे एम्प्लॉइज भी का बिहेव मैनेजर पे डिपेंड करने लग जाएगा, उनका बिहेवियर, है ना? तो इसलिए उन्होंने क्या किया? पूरे कल्चर को स्टडी किया, चाहे वो कल्चर फॉर्मल था, चाहे वो पावर की वजह से बना हुआ था कल्चर, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट थे, चाहे वो कम्युनिकेशन थी, ग्रुप कम्युनिकेशन कैसे हो रही है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इंडिविजुअली आप कितने भी हो, बट अगर आप एज अ ग्रुप अच्छे चल रहे हो, देन यू विल वर्क मच मोर एफिशिएंटली। आई होप आपको समझ में आया हो। पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किसी इंडिविजुअल से डील कर रहा था। फिर हमने देखा सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी डील करता है सोसाइटी से। इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी। चलिए अभी हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है। देखो ये सब साइंटिफिक स्टडी है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके तब ये थ्योरीज डेवलप की है, इसलिए साइंटिफिक स्टडी हो गया। सोशल साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल। देखो अभी हमने पढ़ा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी सिर्फ एक इंडिविजुअल पे डील कर रहा था, एक इंडिविजुअल कैसे सोच रहा है, क्या एनवायरमेंट है, वो आ गया सोशल में। अब है सोशल साइकोलॉजी, मतलब सोशल की वजह से साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ रहा है। सोशल साइकोलॉजी मतलब हाउ द थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ एन इंडिविजुअल अफेक्टेड बाय द सोसाइटी। देखो हाउ द थॉट्स फीलिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल influenced by the actual imagine employed process of others। दूसरे क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनकी वजह से अगर मेरा माइंड, मेरी फीलिंग्स, मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है, दैट इज सोशल साइकोलॉजी। अगर मैं खुद की थॉट की वजह से हो रही हूँ, दैट इज साइकोलॉजी। सोसाइटी एज अ होल सोशियोलॉजी। बट अगर सोसाइटी की वजह से साइकोलॉजी चेंज हो रही है, if they are interrelated to each other, तो क्या बन जाएगा? सोशल साइकोलॉजी। सोशल, दोबारा से, सोशल साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ द थॉट्स एंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे थॉट्स, मेरा बिहेवियर अगर वो किसी बाहर वाले पर्सन से, सोसाइटी के किसी किसी कंपोनेंट से इम्पेक्टेड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? दैट इज कॉल्ड अ सोशल साइकोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया है। देखो सोशल साइकोलॉजी,
सोशल साइकोलॉजी जनरली कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी क्यों बोला गया है? क्योंकि इट ब्लेंड्स द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। मतलब एक इंडिविजुअल के माइंड पे सोसाइटी, जो आसपास का कल्चर है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है। आपको देख, मान लो कोई अगर पर्सन है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन फेस्टिवल एंड ऑल, उसकी कुछ पर्सनली लाइफ अच्छी नहीं है, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उसको क्या लगता है, ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ बकवास है, लोग जो खुश हैं वो मना रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं मना रहे। पर जैसे जैसे वो एक सोसाइटी में रहा, उसने सोसाइटी से डील करना स्टार्ट किया, उसकी फीलिंग्स क्या होने लगी, उसको लगने लगा नहीं यार, दिस इज करेक्ट, ये वे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब मनाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली खुशी आएगी। ये नहीं कि मन में खुशी है तो आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करो। आप अगर थोड़ा इंडल्ज होगे दूसरी चीजों में, तो आपकी मेंटल पावर थोड़ी इंक्रीज होगी, आपकी खुशी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, तो क्या हुआ, सोसाइटी की वजह से फीलिंग चेंज हो गई, बिहेवियर चेंज हो गया। अब मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सोसाइटी में रह के सबके साथ सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द सोशल साइकोलॉजी। सोसाइटी की वजह से अगर साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द सोशल साइकोलॉजी। Social psychology contributes to the measuring, understanding and changing attitude, identifying communication and building trust। देखो, सोशल साइकोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, वो करती है अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। अब मुझे लग रहा था कि मुझे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है, बट सोसाइटी की वजह से क्या हुआ, चेंज हो गई, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, ठीक है, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया, जो जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज वो एग्जाम्पल को आपने अगर इसके प्रिंट आउट निकलवाए हैं तो एग्जाम्पल को साइड पे लिख लो, सो दैट आपको माइंड में आ जाए। देखो मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों दिया, आपको समझ में आ जाए। अगर मैं सोसाइटी के साथ इंडल्ज होगी, त्योहार मनाने लगी, तो क्या होगा, मेरा एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो गई, मेरा कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज हो गया। क्योंकि पहले कोई मेरे घर में आता था, आई डेंट रिप्लाई विद दैट गुड मैनर, है ना, अच्छे मैनर में रिप्लाई नहीं करती थी, बट अब मेरा क्या है, कम्युनिकेशन पैटर्न चेंज हो गया, जस्ट बिकॉज सोशल साइकोलॉजी हैज इम्पेक्टेड माई बिहेवियर, उसकी वजह से। और धीरे धीरे ट्रस्ट बनना आपस में स्टार्ट हो गया। इस एग्जाम्पल को प्लीज नोट डाउन कीजिए, अगर मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करवा रही हूँ तो मुझे भी याद दिलाना, क्योंकि ऑल दिस थिंग्स कम्स फ्रॉम विद इन, पढ़ाते पढ़ाते ही एग्जाम्पल्स माइंड में आते हैं। आई डू नॉट प्रिपेयर ऑलरेडी कि मैं पहले से एग्जाम्पल प्रिपेयर करके आऊं, आई डू नॉट डू दैट। टीचिंग तो मैं कह रही हूँ ना, मेरे अंदर है तो ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आता है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स करने हैं, अगर फ्यूचर में हम जब इसको मैराथन सेशन लेंगे इनके, जब हम क्विक रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों ने मुझे ये याद दिलवाने हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगी। एवरी टाइम एक नया एग्जाम्पल पढ़ाती हूँ मैं, ये मेरे साथ है, क्योंकि मैं नोट डाउन नहीं करती तो हर बार समझाने के लिए एक नया मेथड आता है। तो आप मुझे याद करवाएंगे कि मैंने इस पॉइंट को समझाने के लिए कौन सा एग्जाम्पल दिया था। गॉट माय पॉइंट? चलिए, हमारे 3 पॉइंट हो गए, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी। चलो नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी है ये चेक करना हाउ द ह्यूमन इज मेड। जनरल साइंस बता रही हूँ अभी, हाउ द ह्यूमन इज मेड मतलब देखो, हर पर्सन का जो बिहेवियर है ना, उसके बिलीव्स के हिसाब से होता है। हर पर्सन का, मान लो आप किसी ऐसे गांव के एरिया में रहते हैं, या फिर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो आपका वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा। अब जो गांव के लोग हैं, दे डू नॉट प्रेफर टू वेयर शॉर्ट्स, ठीक है, तो आजकल चेंज हो रहा है, जस्ट जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, इसको कुछ भी मतलब मत सोचना, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग अप एंड डाउन, आप जब इतना समझिए, जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है, ठीक है, उसके कस्टम्स बिलीव्स कैसे होते हैं। अब मेट्रो सिटीज में ओपन माइंडेड होते हैं लोग, है ना, ओपन माइंडेड छोटी जगह पे भी हैं, बट समझिए, थोड़ा समझिए इसको। तो क्या हो गया, धीरे धीरे क्या होगा, मेरा बिहेवियर उस अकॉर्डिंग होगा। अगर मान लो मुझे, मेरा बिलीव ये है कि गर्ल्स आर मोर एम्पावर्ड, वो रात को 10-11 बजे भी कहीं भी जा सकती हैं, ठीक है, अगर यही मेरा बिलीव ये हो कि नहीं, इट्स नॉट सेफ, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बट दोनों का जो बिलीव है वो अलग है।
उस बिलीफ की वजह से उनका वैसा बिहेवियर बना है। तो एंथ्रोपोलॉजी में हमने क्या करना है, उसकी डीप स्टडी करनी है कि उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके कस्टम्स क्या हैं, जिसकी वजह से ऐसा ऐसा बिहेवियर हो। एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, ये एक सोसाइटी की स्टडी कर रहा है टू लर्न अबाउट द ह्यूमन बीइंग, सो दैट ह्यूमन बीइंग्स को समझा जा सके, उनकी एक्टिविटीज को समझा जा सके, उनके बिलीव्स को समझा जा सके। ठीक है, देयर एक्टिविटी इट वर्क अपॉन द कल्चर एंड एनवायरमेंट एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। देखो ऐसा क्यों होगा, मान लो दो सोसाइटीज ले लो, ठीक है, एक रूरल एक अर्बन, आपने दो सोसाइटीज को अलग अलग स्टडी किया, तो आपको उनके पीछे कुछ कारण पता चलेंगे, कुछ बिलीव्स पता चलेंगे, कल्चर एनवायरमेंट, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इनकी फंडामेंटल वैल्यूज डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई बिलीफ होता है। ठीक है, एटीट्यूड बिहेवियर बिटवीन द पीपल इन डिफरेंट कंट्री। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया वर्सेस यूएस ले लो, यूएस में क्या है, इंडिया में सेविंग की हैबिट है, इंडिया में सेविंग की हैबिट है, बट यूएस जैसी कंट्रीज में क्या है, नो एंजॉयमेंट की हैबिट है, सेव पैसा वो लोग नहीं करते हैं। तो इसके पीछे कोई बिलीफ होगा ना, वहां पे आपको पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हाई है, अच्छा कमा रहे हैं लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, हमें पता है पूरे साल की कमाई से अगर एक भी किसी को कुछ कभी खैर कैसा किसी को ना हो, कुछ ऐसा हो, तो पूरी की पूरी सेविंग्स खत्म हो जाती हैं। ऑन द सेम हैंड पर्सन पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता, तो हमारी वो साइकोलॉजी, हमारे वो बिलीव्स बने हुए हैं कि इमरजेंसी के लिए पैसा रखना जरूरी है। दैट्स वाई हमारे जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ अलग है, हमारे कस्टम्स अलग अलग है। मच ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर एनवायरमेंट डिफरेंस अमंग द कल्चर इज द रिजल्ट ऑफ, देखो जितनी भी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं ना, कल्चर समझ लिया हमने, एनवायरमेंट समझ लिया, डिफरेंस समझ लिया, कल्चर का डिफरेंस क्यों है, मतलब जब आप रूट कोज में जाते हो, ऊपर ऊपर से आपने चीजें पढ़ी, बस उसका रूट कोज क्या है, वो रूट कोज समझने के लिए एंथ्रोपोलॉजी काम आती है आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। रूट कोज समझने के लिए, ये तो हमने देख लिया था सोसाइटी अलग है, माइंड अलग अलग है, वो तो हमने समझ लिया, बट उसके पीछे का रूट कोज क्या है, हमारे बिलीव्स अलग हैं, हमारे कस्टम्स अलग है, उसकी वजह से बंदा बिहेवियर अलग रख रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंथ्रोपोलॉजी। वो कह रहे हैं जब भी आप समझ रहे हो ये सब चीजें, दीज आर ड्यू टू द एंथ्रोपोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे फिनिश, तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक समझाने से पहले 1 और 2 मिनट में मैं आपको कुछ और समझाना चाहूंगी, जो कि हमारा फर्दर प्रोसेस स्टडी का रहने वाला है। चलिए देखिए, हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक ही चीज है, ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था ना 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन 3 कंपोनेंट से बना हुआ है। वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, एक तो इंडिविजुअल, क्योंकि उसमें काम कौन कर रहा है, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। फिर अगर इंडिविजुअल के डिपार्टमेंट्स बना दिए जाएं तो वो ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुप आ गया। फिर पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। हम 3 लेवल पे स्टडी करने वाले हैं। अब एक बात बताओ, इंडिविजुअल का बिहेवियर किस किस चीज से अफेक्ट होता है, इमोशनल अगर आप हो तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। पर्सनालिटी की वजह से भी होता है, कई लोगों को आप कहते हो ना शी इज वेरी रूड, देख के पता चल जाता है, पर्सनालिटी से ही डिपिक्ट होता है। डिसीजन मेकिंग से, मोटिवेशन लेवल से, अगर आज मैं इतनी मोटिवेटेड हूँ, आज तो मैं 15 घंटे बढ़ा दूंगी, तो मेरा बिहेवियर अलग होगा। अगर मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ तो मैं क्या करूंगी, मुझे 1-1.5 घंटे की क्लास लेना भी आफत हो जाएगा, है ना। पर्सनालिटी, परसेप्शन, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ आगे क्या आने वाला है। कल हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल का बिहेवियर किन किन चीजों से इम्पैक्टेड होता है। फिर आ जाओ ग्रुप पे, ग्रुप का बिहेवियर किस चीज से इम्पैक्ट होता है,
ग्रुप का बिहेवियर इम्पैक्ट होता है लीडरशिप से। अगर लीडर अच्छा है तो ग्रुप अच्छा चलेगा, अगर पावर अच्छी है उस ग्रुप की, पॉलिटिक्स में है तो अच्छा चलेगा, कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो अच्छा नहीं चलेगा। मतलब ये सब चीजें क्या करती हैं, ग्रुप को इम्पैक्ट करती हैं। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, एक बंडल बन गया पूरा हर चीज का, तो उसमें कल्चर स्टडी करेंगे, एचआर पॉलिसी स्टडी करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्या हो सकता है ये स्टडी करेंगे। अब एक काम मैं आपको दे रही हूँ, आपको ये मुझे डोंट वरी सेल्फ स्टडी के लिए नहीं दे रही हूँ, आपको ये क्या करना है, आपको इसमें जब हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो आप लोगों ने मुझे एक टॉपिक याद करवाना है कि ये मुझे करवाना है, सिस्टम एज अ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम। ये आपने मुझे याद करवाना है क्योंकि मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, उसके हम क्या लिखे उसके बीच में। ठीक है, चलिए उसके बाद ये भी दिस वाज नॉट, ये भी नॉलेज का काम था तो इसको स्किप मत करना, अच्छे से देखना। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एसओबीसी मॉडल। देखो ये मॉडल ट्रिकी है थोड़ा, मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे रही हूं, बट आपको यहाँ पे अटेंटिव रहना पड़ेगा इस मॉडल को समझने के लिए। यू हैव टू बी अटेंटिव। ठीक है, एसओबीसी मॉडल, सबसे पहले तो इसके क्या है, मतलब क्या है इसका, ये हम देखेंगे। बट आप ये समझिए एक इंट्रोडक्शन, अगर एसओबीसी मॉडल आता है तो आप इंट्रोडक्शन क्या देंगे। चलिए, द गोल ऑफ बिहेवियरल साइंटिस्ट, अगर जो बिहेवियर को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट है उनका गोल क्या है, वो बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाए। तो ओबी इज वाइटली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक बात बताओ, हम बार बार पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम बिहेवियर को स्टडी कर क्यों रहे हैं, हम बिहेवियर को स्टडी कर ही क्यों रहे हैं, सो दैट हम स्टडी करके सामने वाले की प्रेडिक्शन को जान सके और उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर सके, और अगर कुछ बैड बिहेवियर आने वाला है तो उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। ओबी इज वाइटली कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग, यूपीसी, यूपीसी, यूपीएस, यूपी में से एस हटा दो, सी आ जाएगा, यूपीसी अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ह्यूमन बिहेवियर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। ठीक है, फिर देखो अब मॉडल, ये जो मॉडल है वो क्या स्पेसिफाई करता है, वेरिएबल्स। सबसे बड़ी बात, व्हाई हियर इट इज रिटन दैट वेरिएबल। एक बात बताओ, क्या हमारा बिहेवियर हर बंदे के साथ हर सिचुएशन में कांस्टेंट रहता है, आप बताओ कांस्टेंट रहता है, नहीं। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर कांस्टेंट नहीं रहता है, ड्यू टू पर्सनालिटी हो गया, परसेप्शन हो गया, और हर सिचुएशन में भी अलग हो जाता है। मैं खुश हूं तो मैं अच्छा बिहेव कर रही हूँ, आई एम इन बैड मूड तो मैं थोड़ा लो साउंड करूंगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मॉडल ऐसे वेरिएबल बताता है, और ये बताएगा कौन कौन से वेरिएबल हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करेंगे, एंड ये वेरिएबल आपस में एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। ठीक है, इस मॉडल से हमें क्या होगा, हेल्प मिलेगी कि हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाए, प्रेडिक्ट कर पाए एंड कंट्रोल कर पाए। ये बिहेवियर देखो, एसओबीसी मॉडल आने से पहले था, एसओबीसी मॉडल आने से पहले था एसओआर मॉडल, एसओआर मॉडल। मैं थोड़ा आपको देती हूँ, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट आपको एसओबीसी मॉडल समझने में ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एसओआर, एस मीन्स स्टिमुलस, स्टिमुलस, ओ से ऑर्गेनिज्म, आर से रिजल्ट। देखो मान लो मैं और मेरे फ्रेंड्स आपस में बैठे थे। ठीक है, मैं और मेरे फ्रेंड्स एक ग्रुप बना के बैठे थे। ठीक है, मुझे, मैं चेयर पे थी। ठीक है, पहले तो आप समझिए स्टिमुलस का मीनिंग क्या है। स्टिमुलस का मीनिंग क्या है, कोई ऐसा इवेंट जो आउटसाइड आपके पास आया, जिसने आपके माइंड पे इंपैक्ट किया और आप बिहेवियर एकदम से करने लग जाओ। मैं आपको बताती हूँ, देखो आउटसाइड इवेंट, मैं चेयर पे बैठी थी
तो मेरे फ्रेंड ने आके एकदम से चेयर हिला दी, मुझे लगा मैं गिर ना जाऊं, तो मैं एकदम से खड़ी हो गई। तो मैं एकदम से खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि आउटसाइड इवेंट था चेयर हिलाने का, वो स्टिमुलस था, एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आप एक्शन लेने को तैयार हो जाओ, ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आप कुछ करो। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म मतलब मेरी बॉडी में वो चीज फील हुई, जब उसने हिलाया तो मुझे लगा ये हिला रहा तो मैं गिर जाऊंगी, तो मेरी बॉडी ने ऑटोमेटिकली रिएक्ट किया, मैं खड़ी हो गई। तो उससे क्या निकला? रिजल्ट, रिजल्ट आ गया कि मैंने उसको गुस्सा किया। ऐसा क्यों किया? तो मतलब, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये था SOR मॉडल, उसके बाद आया SOBC मॉडल। SOBC क्या होता है मॉडल, अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इसकी इंट्रो समझ में आ गई होगी। आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको नोट्स सही लग रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। कुछ फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनको तो आई नो अच्छे लग जाएंगे, बट जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं वो मुझे जरूर बताना कि आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए, अब दिस मॉडल इज यूज टू आइडेंटिफाई द मेजर वेरिएबल। ऐसे मेन कौन कौन से वेरिएबल हैं जो मेरे बिहेवियर को इम्पैक्ट करेंगे, एंड टू शो हाउ दे रिलेट टू ईच अदर, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं। क्योंकि अगर स्टिमुलस नहीं होता तो मेरी बॉडी में क्या फील होता? अगर मेरा फ्रेंड मेरी चेयर ना हिलाता कोई, तो क्या मुझे फील होता कि मुझे उठना है? नहीं, वो स्टिमुलस की वजह से मेरे ऑर्गेनिज्म इफेक्ट हुए हैं। दैट्स कॉल्ड द इंटर रिलेशन। चलिए देखिए, देखिए, the letter SOBC stands for, this letter SOBC stand for stimulus, organism, behavior and consequences। वो कह रहे हैं SOR में सीधा रिजल्ट था, बट यहाँ क्या हुआ? BC, R की जगह आ गया BC। B मतलब पहले बिहेवियर होगा, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पहले मैं बिहेव करूंगी, जाके खड़ी होंगी, फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि हमारी लड़ाई होगी या जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टली फ्रेमवर्क ऑफ दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन सोशल लर्निंग। इस जो मॉडल का फ्रेमवर्क है दैट इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सोशल लर्निंग। मैंने एज अ सोशली, जो ये जिन्होंने ये थ्योरी डेवलप की है उन्होंने सोशल लर्निंग पे डिपेंड करी है, डिपेंड करती है ये। ओबी मॉडल सेज दैट, मैं इसको वर्ड टू वर्ड इसलिए पढ़ा रही हूँ, वर्ड टू वर्ड तो मैं खैर सारा ही पढ़ाती हूँ, बट इसको मैं साथ साथ बार बार रिपीट करूंगी सो दैट आपके माइंड में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। ओबी मॉडल सेज दैट इंटरनल कॉग्निशन, इंटरनल कॉग्निशन क्या होता है? इंटरनल कॉग्निशन क्या होता है? कोई ऐसी प्रोसेस जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, उसने हिलाया तो मुझे अंडरस्टैंडिंग आई होगी ना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, उसकी वजह से मैंने बिहेव किया। यू गॉट माई पॉइंट? ओबी क्या कहता है? इन इंटरनल कॉग्निशन, मुझे किसी ने नहीं बोला कि खड़ी हो, मुझे इंटरनली ऐसा कुछ हुआ, स्टिमुलस हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरनली मेरी थिंकिंग एकदम से डेवलप हुई और इमीडिएट मैंने रिएक्शन किया, उसकी वजह से क्या हो जाता है? बिहेवियर हो जाता है। SBC मॉडल एम्फेसाइज द नीड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेबल कंटीजेंसी। एक बात बताओ, कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं। ऑब्जर्वेबल मतलब सामने से आपको दिख रहे हैं, कुछ होते हैं जो आपको सामने से दिख नहीं रहे हैं। तो SOBC मॉडल क्या है? एक एक्सपेंडेड मॉडल है, एक्सपेंडेड है, क्योंकि SOR के बाद SOBC आया है ना, तो ये एक एक्सपेंडेड मॉडल है जो कि रिकॉग्नाइज करता है इंटर रिलेटिव नेचर ऑफ एनवायरमेंट, कि आपस में ये चीजें रिलेट कर रही हैं। अगर स्टिमुलस ना होता, मेरे अंदर फीलिंग ना आती, मैं और मेरे ऑर्गेनिज्म इफेक्ट ना होते, मैं खड़ी ना होती, तो ये इंटर रिलेट कर रहे हैं आपस में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। उसके बाद चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल,
इस मॉडल के अकॉर्डिंग कॉजेज ऑफ बिहेवियर, जो बिहेवियर के कोज हैं, बिहेवियर का कोज एक बिहेवियर ही है, मैंने किसी से ऐसा बिहेव किया, उसका रीजन मेरा खुद का बिहेवियर है, क्योंकि मुझे एकदम से लगा होगा ना कुछ, तभी मैंने ऐसा बिहेव किया, मेरे अंदर से वो इंटरनल कॉग्निशन आई तो मैंने बिहेव कर दिया। एंड इफेक्ट ऑफ बिहेवियर, और जो बिहेवियर का इफेक्ट है वो दो तरीके से हो सकता है, इट कैन बी ऑब्जर्वेबल, इट कैन बी नॉन ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्व भी आप कर सकते हो और नॉन ऑब्जर्वेबल भी हो सकता है। एसओबीसी मॉडल डज नॉट अबैंडन द एम्फेसाइज ऑन बिहेवियर, इट merely expand द ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ये कुछ आपको बाउंड नहीं कर रहा है किसी चीज में, ये आपको सिर्फ एक्सपेंड करके बता रहा है कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो जनरली हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। इंक्लूड द कॉग्निटिव प्रोसेस, ऑब्जर्वेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, दिस मॉडल कैन बी द बेस्ट गोल ऑफ द ओबी, मीट द बेस्ट गोल। अगर हम इस चीज को अच्छे से कर लेंगे, अगर हम इस चीज को अच्छे से, एक सेकेंड प्लीज, पता नहीं ये बंद हो गया। हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि अगर हम इस मॉडल को अच्छे से पढ़ लेंगे तो ओबी का गोल मीट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें वो वेरिएबल पता होंगे जो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। अगर एक बात बताओ, आपको पता चलता है, अगर आप किसी पर्सन को जानते हो, मान लो आपके फादर आज थोड़ा गुस्से में रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपके घर में कोई मेंबर गुस्से में रिएक्ट कर रहा है तो आपको पता हो सकता है ना, दिस कैन बी रीजन, दैट कैन बी रीजन। वही स्टडी है ये, इट कैन बी रीजन, दैट कैन बी रीजन, ठीक है। तो दिस और दैट ये उसको बता रहा है कि क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं जो बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए, अब आता है एसओबीसी मॉडल है क्या। एसओबीसी, जो एसओबीसी में स्टिमुलस एंड ऑर्गेनिज्म है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, वो डील्स करते हैं अंडरस्टैंडिंग में। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस कुछ होगा बाहर से, उसने मेरे माइंड में, मेरी बॉडी में कुछ क्या किया होगा, कॉग्निटिव कुछ हुआ होगा, तो मेरी बॉडी में अंडरस्टैंडिंग बनी होगी ऑर्गेनिज्म। और बीसी क्या है? बीसी डील्स विद द प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। ऑब्वियस सी बात है ना, बिहेवियर क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो कंट्रोल पे डिपेंड करता है। हमने इन दो चीजों को अंडरस्टैंड करके इन दो चीजों को कंट्रोल ही तो करना है। बाहर वाली जो चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, ओबी से इसको लिंक करो और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से लिंक करो। ओबी का मतलब क्या है? जो चीजें इंडिविजुअल के बिहेवियर को इंपैक्ट कर रही हैं उनको अंडरस्टैंड करो, सो दैट जो आपका बिहेवियर है और उससे होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको आप क्या कर सको, उनको आप अच्छे से कंट्रोल कर सको। इफ द ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एस, देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एस, एस क्या था? हमने कहा था स्टिमुलस, ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब हम लिंक करेंगे। अभी हमने जनरल समझा, अब आ जाओ ओबी के साथ कैसे लिंक करना है। ओबी के साथ लिंक करने के लिए एस का मतलब क्या था? स्टिमुलस। ओबी में अगर मैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट में हूं तो एस क्या होगा? एक सिचुएशन क्रिएट होगी। एस क्या होगा? एक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से कुछ मेरे माइंड में, मेरी बॉडी में कुछ, माइंड में कुछ डेवलप होगा। फिर क्या होगा? फिर मैं क्या, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या है? कोई एक पर्सन, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग जिसके माइंड में कुछ हुआ, तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल पार्टिसिपेंट। तो ओ को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? एक ऐसी सिचुएशन हुई जिसने क्या किया, जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट है, इट कैन बी एम्प्लॉय, मैनेजर, कुछ भी हो सकता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिससे ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिसिपेंट हैं
उनमें इंपैक्ट हुआ। तो एस हो गई स्टिमुलस, बिजनेस में किससे डील करेगा, सिचुएशन से। ओ ऑर्गेनिज्म, जो मेरे माइंड में एकदम से बॉडी में इंपैक्ट हुआ था, उसने हिलाई मेरी चेयर, तो क्या हुआ एकदम से यहाँ क्या होगा, जो मैं एक इंडिविजुअल थी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म कौन हुआ, वो पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में हेल्पफुल है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सी क्या होगा, डायनेमिक एप्लीकेशन, डायनेमिक एप्लीकेशन, जिसने मेरे माइंड में कुछ थॉट क्रिएट किया, कुछ मेरे माइंड में एप्लीकेशन आई, उसने हिलाया, एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं गिर जाऊंगी। अब कोई मैनेजर था, कोई मैनेजर था, उसके नीचे क्या 2% काम करने वाले थे, एक पर्सन ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे दूसरे का हरासमेंट हो सके, तो एस तो हो गई सिचुएशन हरासमेंट, ठीक है। ओ क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, जो ए पर्सन जो हरासमेंट से डील कर रहा था, बी प्लान कर रहा था, ए को हरास कर रहा था, ए तो वो पार्टिसिपेंट हो गया। तो सी क्या होगा, सी क्या होगा, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चलेंगी, उसके माइंड में बहुत सारी चीजें क्या चलेंगी, अगर ये मेरे ऐसे ही हरास करता रहा तो मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि ऊपर तक सारी बातें नहीं पहुंच रही हैं, ऊपर तक सारी बातें नहीं पहुंच रही हैं। तो मैं सोचूंगी क्या मैं बॉस को बताऊं, क्या मैं जॉब ही चेंज कर लूं। तो बहुत सारी डायनेमिक एप्लीकेशंस चल रही हैं मेरे माइंड में, ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन चल रही हैं, जिसके बदले में क्या करूंगी, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ओबी बनेगा। स्टिमुलस से हुआ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से हुआ कंट्रोल, ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, कंसिक्वेंसेस हुए। बिहेवियर एंड कंसिक्वेंसेस दोनों रिलेट करते हैं आपस में, इसलिए सी बोल दिया गया इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिहेव करोगे पहले, उसने जाके बॉस को बताया, दैट इज बिहेवियर, बट बॉस ने क्या किया, बॉस ने क्या किया, बॉस ने दूसरे पर्सन को हटा दिया कि यहाँ हरासमेंट नहीं चलेगी, दैट इज कंसिक्वेंसेस, ठीक है। मैं थोड़ा लिंक कर रही हूँ सो दैट आपको कंटेंट लर्न करने में हेल्प हो जाए, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क हैं जो एसओबीसी मॉडल के को अंडरस्टैंड करने में और ज्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए, सबसे पहले आता है कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। कॉग्निटिव फ्रेमवर्क क्या कहता है, कॉग्निटिव का जो नॉर्मल मीनिंग है, गूगल मीनिंग है, वो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिससे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देखो, कॉग्निटिव अप्रोच एम्फेसाइज द पॉजिटिव एंड फ्री विल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। कॉग्निटिव अप्रोच क्या कहता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो वो किस पे एम्फसाइज करेगा, वो कह रहा है पॉजिटिव एंड फ्री विल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड यूज सच कंसेप्ट एक्सपेक्टेंसी डिमांड इंटेंशन। सिंपल सी बात है ना, अगर आपको किसी का ऑलरेडी बिहेवियर इम्पैक्टेड पता है तो वो वैसे रिएक्ट करेगा, आपको पता है। कॉग्निशन सिंपली कैन बी डिफाइंड, अब यहाँ देखो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉग्निशन सिंपली कैन बी डिफाइंड एज ए एक्ट ऑफ नोइंग एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन। मुझे पता है, मैं एक ऐसा एक्ट कर रही हूँ, मुझे पता है कि इस इंफॉर्मेशन का क्या होगा, तो क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन का क्या होगा, नोइंग एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे एक इंफॉर्मेशन की नॉलेज है, मुझे एक इंफॉर्मेशन की नॉलेज है। दिस फ्रेमवर्क कॉग्निशन प्रीसीड द बिहेवियर। देखो अब यहां से आपको और क्लैरिटी आएगी, मैं दोबारा करवाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। जो कॉग्निशन है वो प्रीसीड करता है बिहेवियर को, प्रीसीड होता है पहले। अब बताओ कॉग्निशन पहले आएगा या बिहेवियर पहले आएगा, ये लाइन आप बताओ, कॉग्निशन पहले आएगा या बिहेवियर पहले आएगा। उसने बोला कॉग्निशन प्रीसीड द बिहेवियर। कॉग्निशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसी प्रोसेस जिससे आपके माइंड में कुछ थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो पहले डेवलप होगी तभी तो आप बिहेव करोगे ना, इसलिए उसने बोला कॉग्निशन प्रीसीड्स द बिहेवियर। ये लाइन को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। कॉग्निशन precedes the behavior, ठीक है, and constitute the impact into the thinking। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी। पहले मेरे माइंड में डेवलप होगा, फिर मैं बिहेव करूंगी, डेवलप होगा फिर बिहेव किया जाएगा, बिहेव करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट आएगा, प्रॉब्लम सोल्व होगी। आई होप आपको समझ में आया हो। इसको आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट मैंने कोशिश करी है जितना मुझसे हुआ है इजी लैंग्वेज करने का।
ठीक है, एक बार फिर से देखो, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिससे माइंड में ऑलरेडी डेवलप हो रही है थिंकिंग। तो आपको पता चल जाएगा, पहले मेरे माइंड में आया होगा कहीं मैं गिर ना जाऊं, तभी तो मैंने बिहेव किया होगा ना। तो इसलिए जो कॉग्निशन है वो हमेशा पहले आता है, बिहेवियर उसका रिजल्ट होता है। तो इसका नॉर्मल बिजनेस में मतलब ये निकाल सकते हो, किसी पर्सन को पता है कि अगर मुझे वो रिजल्ट चाहिए तो मुझे कैसे बिहेव करना है। यू गॉट माय पॉइंट, अगर मुझे वो रिजल्ट चाहिए तो मुझे कैसे बिहेव करना है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक बार और देखो, कॉग्निटिव अप्रोच एम्फेसाइज द पॉजिटिव एंड फ्री विल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये कॉग्निटिव अप्रोच किस पे फोकस कर रहा है, ह्यूमन बिहेवियर पे फोकस कर रहा है। एंड यूजेस द कंसेप्ट, कौन कौन से कंसेप्ट यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है एक्सपेक्टेंसी, डिमांड एंड इंटेंशन। ऑब्वियस सी बात है, मेरी इंटेंशन थी कि मैं गिर ना जाऊं कहीं, इसलिए मेरे माइंड में थिंकिंग डेवलप हुई। मेरा अल्टीमेट गोल क्या था, मुझे क्या चाहिए था कि मैं गिर ना जाऊं, मुझे वो नहीं चाहिए, इसलिए मैं खड़ी हो गई। तो क्या हुआ, मुझे पता है रिजल्ट ये ना हो जाए, इसलिए मुझे ऐसे बिहेव करना है, कोई मुझे कुएं में ना गिरा दे, इसलिए मुझे पहले ही दूर हट के खड़े होना है। तो मतलब इंटेंडेड रिजल्ट का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, देखो, as per the Tolman, learning consists of expectancy that particular event will lead to particular consequence। जो टॉलमैन हुए हैं उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा लर्निंग का मतलब क्या है, लर्निंग का मतलब, लर्निंग का मतलब क्या है, कंसिस्ट, लर्निंग कंसिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेंसी। हमें पता है, आपको पता होगा कहीं आप फेल ना हो जाओ, मन में ख्याल भी आता होगा तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते होगे, है ना। तो यही है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। दिस कॉग्निटिव कंसेप्ट इंप्लाइज दैट ऑर्गेनिज्म इज थिंकिंग। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, थिंकिंग। ऑब्वियस सी बात है, कॉग्निटिव मेरे माइंड में थिंकिंग चली, उसकी वजह से तो मैं अवेयर हुई ना और मैंने बिहेव किया। ठीक है, उसके बाद बिहेव वाले में आते हैं बिहेवियर फ्रेमवर्क। बिहेवियर फ्रेमवर्क क्या है, चलो हम देखते हैं। बिहेवियर फ्रेमवर्क क्या कहता है, पायनियर्स बिहेवियरिस्ट जो हैं, जो बहुत ज्यादा बिहेवियर पे जिन्होंने स्टडी करी है, वो क्या कहते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ स्टडिंग द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इंस्टेंट ऑफ इल्यूसिव माइंड। उन्होंने क्या कहा, जो सामने से दिख रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उसको स्टडी करो, रादर देन किसी पर्सन के अपने बारे में इल्यूजिव बनाते जाओ, कुछ भी उसकी जो मनगढ़ंत कहानियां दिमाग में बन रही है उसको स्टडी करने से। आपको किसको स्टडी करना है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना है इंस्टेड ऑफ इल्यूजिव माइंड। इसको मार्क करो, इस लाइन को। They advocated that behavior can be best understood in case of stimulus and response। ऑब्वियस सी बात है, किस स्टिमुलस की वजह से कोई पर्सन, अब एक बात बताओ, मुझे मेरे फ्रेंड ने हिलाया तो मैं खड़ी हो गई, मैं गिर ना जाऊं। अब हो सकता है मैं लड़ाई झगड़ा ना करूं, हो सकता है यही चीज मेरी किसी और फ्रेंड के साथ हो तो वो गुस्सा हो जाए। तो इससे क्या पता चल रहा है, स्टिमुलस सेम है, स्टिमुलस सेम है, पर उस स्टिमुलस की वजह से बिहेवियर डिफरेंट है, उस स्टिमुलस की वजह से बिहेवियर इज वेरी डिफरेंट। मैं लड़ नहीं रही, मेरी दूसरी फ्रेंड लड़ने लग गई। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, बिहेवियर को बेस्ट अंडरस्टूड करना है तो S2R, S2R समझना, मतलब उस स्टिमुलस की वजह से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये आपको बिहेवियर अच्छे तरीके से समझा देगा। स्टिमुलस दोनों को हुआ चेयर हिलाने का, मैं नहीं एकदम से एग्रेसिव हुई, मेरी फ्रेंड एग्रेसिव हो गए, तो क्या हुआ एकदम से, तो क्या हो गया, दोनों का बिहेवियर समझ में आया ना। स्टिमुलस सेम हो सकता है पर बिहेवियर इज डिफरेंट। तो वो कह रहा है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर। दे एग्जामिन दैट स्टिमुलस एंड felt that learning occurred when the SR connection was made।
लर्निंग तो तभी होगी ना, मुझे पता लगा अगर इस पर्सन को ऐसे, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे होगा, हो सकता है अगर यही हरासमेंट बी किसी और के साथ करता तो वो इग्नोर कर देता, वो इम्पैक्टेड ही ना होता उसके साथ, उसको इम्पैक्ट ही ना पड़ता, वो इफेक्ट ही ना होता उसको, है ना। तो वो क्या कह रहा है, तो अब कनेक्शन एस और आर का जब कनेक्शन होता है तब आपको बिहेवियर समझ में आता है, ठीक है। आप इतना कीजिए, बिहेवियर इज रिस्पॉन्स टू कॉग्निटिव माइंड, ये बार बार रिपीट करेगा बिहेवियर को। आई होप आपको समझ में आया है यहाँ तक। दस इज इट इंपॉर्टेंट टू नो दैट बिहेवियरिस्टिक अप्रोच बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ये पॉइंट लर्न करने का है। जो बिहेवियर होता है वो ऑब्जर्वेबल आउटपुट के हिसाब से देखा जाता है। अब ये नहीं मैं कह सकती उसके माइंड में ये चलेगा ये ऐसे नहीं, पहले ऑब्जर्व किया जाए बिहेवियर, फिर डिसाइड किया जाए कि इसका बिहेवियर क्या है। पहले ऑब्जर्वेबल क्या आ रहा है, उसका ऑब्जर्वेबल क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, उस हिसाब से बिहेवियर बनता है। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क ये क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरीज टेक्स द पोजीशन दैट बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन अमंग द कॉग्निटिव बिहेवियर। देखो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कहती है, जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो ये बोलती है कि बिहेवियर है, किसी का भी बिहेवियर है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कह रही है, किसी का भी बिहेवियर है वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। अब एक पर्सन चार बंदों से इंटरेक्ट कर रहा है, चारों के साथ अलग अलग बिहेवियर होगा, तो स्टिमुलस अलग अलग होगा तभी तो बिहेवियर अलग अलग हुआ ना। तो आप कह रहे हैं वो इंटरेक्शन के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो। द पर्सन एंड द एनवायरमेंटल सिचुएशन डू नॉट फंक्शन एज इंडिपेंडेंट, मैं और इन्वायरमेंट अलग अलग काम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मेरा बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट ओनली। तो वो ये कह रहा है कोई भी पर्सन है जो एनवायरमेंट एंड द एनवायरमेंट ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, बट इन इंजक्शन काम करते हैं, इन कंजंक्शन काम करते हैं, ठीक है। इट मीन्स कॉग्निटिव वेरिएबल एंड एनवायरमेंटल वेरिएबल आर रेलेवेंट। मतलब ये हुआ जो कॉग्निटिव वेरिएबल है, मेरे माइंड में जो थिंकिंग डेवलप हुई, प्रोसेस डेवलप हुई, वो एनवायरमेंट की वजह से तो हुई ना, तो ये रेलेवेंट चीजें, इररेलेवेंट चीजें नहीं है, उसकी वजह से ही बिहेवियर निकलता है। बट एक्सपीरियंस गैदर्ड बाय प्रीवियस बिहेवियर आर पार्टली डिटरमाइंड व्हाट अ पर्सन बिकम कैन डू, इन विच टर्न अफेक्ट्स द सब्सिक्वेंटली बिहेवियर व्हाट अ पर्सन बिकम। अच्छा देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो प्रीवियस एक्सपीरियंस थे, जो कि प्रीवियस थ्योरिस्ट ने लिए थे, वो कह रहे हैं बिहेवियर ऑल्सो पार्टली डिटरमाइन, पार्टली बिहेवियर वहां से भी डिटरमाइन हो सकता है कि कोई पर्सन लाइफ में क्या बनना चाह रहा है, हो सकता है, बट यू आर नॉट श्योर कि 100% वैसा ही होगा। हमारी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, बट क्या हम उसके अकॉर्डिंग 100% बिहेव कर पाते हैं, नहीं। तो डिपेंड करता है एनवायरमेंट के हिसाब से। तो एनवायरमेंट हमारा, हम एनवायरमेंट से हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते, एनवायरमेंट एंड इंडिविजुअल इनको इन कंजक्शन में काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद है पर्सन कॉग्निशन अंडरस्टैंडिंग चेंजेस अट्रैक्टिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ बिहेवियर। नॉर्मल कुछ नहीं, आप सिर्फ इतना लर्न करो, आई होप आपको समझ में आया होगा। दीज फ्रेमवर्क आर आई नो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, मैंने कोशिश की है इनको इजी बनाने की, बट यस कोई लेक्चर डिफिकल्ट है तो कोई लेक्चर इजी भी है। कल बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, पर्सनालिटी पढ़ेंगे कल हम। आई होप यू गोट माय पॉइंट। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, पर्सनालिटी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है पर्सनालिटी, बहुत मजे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। और कल तो कल के चार्ट्स का वेट कीजिए, कल के चार्ट्स भी डिफरेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप क्या करो, अभी देखो हमने क्या पढ़ा आज, मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देती हूँ। क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन, कौन कौन से डिसिप्लिन थे जो कंट्रीब्यूट करते हैं, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, इन दोनों को मिला के सोशल साइकोलॉजी, फिर एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, सॉरी इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम। इंडिविजुअल का बिहेवियर किस किस वजह से इंपैक्ट होता है, ग्रुप का किस किस वजह से, एंड एज ए सिस्टम क्या इंपैक्ट होता है। फिर हमने देखा एसओबीसी मॉडल। देखो एसओबीसी मॉडल फ्रेमवर्क से ऊपर वाला तो आई नो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, फ्रेमवर्क से ऊपर वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो फ्रेमवर्क को डिफाइन करने के तरीके हैं, ये फ्रेमवर्क जो हैं इनके लिए आप अपनी
थोड़ी थिंकिंग डेवलप करो, जो जो मैंने जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे समझो इसको। आप 2-3 बार अगर देख लोगे ना इसको, आपको लर्न हो जाएगा। आप काम करो, आपको सारा समझ में आ जाता है, बट फ्रेमवर्क्स आपको अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं इनकेस, जो कि मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, आई नो दैट। ठीक है, नहीं समझ में आ पा रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो, इसको फ्रेमवर्क वाला पोर्शन बार बार रिपीट करके देखो। बार बार रिपीट करोगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट का आंसर है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, मैंने एक बार डाल दिया, बट यहाँ तक आपका स्टिमुलस वो एस तो बीसी अच्छे से खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कल हम करेंगे पर्सनालिटी, इंडिविजुअल को इम्पैक्ट क्या चीज करती है, पर्सनालिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।